जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे श्री आईएएस चैनल पर। आज दोस्तों हम पढ़ेंगे मनी, जो हमारा एक टॉपिक है जिसमें हमने पढ़ा था मनी एंड बैंकिंग। तो हमने बैंकिंग के लगभग सभी टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, जो अधिकतर जो है कि एग्जाम्स के प्री ओरिएंटेड के साथ साथ मेंस ओरिएंटेड भी थे। हमने कल लास्ट क्लास में एनपीए पे सारी चर्चा कर ली थी। लगभग हमने एनपीए पर 3 क्लासेस की हैं और बैंकिंग के साथ जो जुड़ने वाला मनी टॉपिक है आज भी हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन्फ्लेशन अर्थात महंगाई, जिसे हम सामान्य भाषा में कहते हैं मुद्रास्फीति, हम इसकी चर्चा भी शुरू करेंगे दोस्तों। तो आइए आज का हम लेक्चर शुरू करते हैं। और आज का लेक्चर जैसा कि आप डिस्प्ले पर देख पा रहे हैं और आप टाइटल से भी समझ गए होंगे कि आज हम पढ़ेंगे मनी। मनी, जैसा कहते हैं ना कि हर एक आदमी को पैसे की ज़रूरत है, पैसे की आवश्यकता है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए पैसा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। कहते हैं ना कि अगर आज के समय में एक कहावत भी हो गई है कि अगर आपको एक कदम भी चलना है तो आपके पास एक पैसा ज़रूर होना चाहिए आपकी जेब में। मतलब कहने का मतलब कि हम अपने चारों तरफ जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से घिरे हुए हैं, चाहे फिर वो मोबाइल हो, चाहे फ्रिज हो या टीवी हो या एलसीडी या पंखा, उसी तरीके से हम चारों तरफ से अपने मनी से घिरे हुए हैं। विदाउट मनी हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो आइए आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। मुद्रा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन बहुत छोटा सा है और बस लिमिटेड कंटेंट के साथ ही हम आज पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे इसी पे। तो देखिए दोस्तों, हम बिना समय वेस्ट किए हम मनी की बात करते हैं, मुद्रा की बात करते हैं, यानी कि जो रुपया होता है। अब हम समझते हैं कि मनी किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने 2 पॉइंट्स में केवल इसको डील किया है। पहला पॉइंट्स होगा जो मुद्रा का कार्य करें। अब आप कहेंगे सर, एक तरफ तो आप लिख रहे हैं मनी अर्थात मुद्रा, अब मुद्रा की भी कोई कार्य करने वाली एक अलग चीज़ भी होगी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप इसमें देखेंगे कि जो वस्तु मुद्रा का कार्य करे, मान लीजिए मेरे पास ये एक मार्कर है, ये एक मार्कर है और मैं अगर आपसे कहूं दोस्तों कि आप मुझे इस मार्कर के बदले में 2 किलो आटा या चावल या कोई भी खाने की वस्तु या कपड़े कुछ भी दे दीजिए, तो आप कहोगे सर ये मार्कर है, इससे मैं आपको कुछ भी नहीं दूंगा, आप मेरे को इसके बदले क्या दीजिए, करेंसी दीजिए, पैसे दीजिए, 500, 1000, 200 के नोट दीजिए। तो कहने का मतलब क्या हो गया, जो कोई भी काम हम मुद्रा के द्वारा कर सकते हैं, मतलब कि हम जिस भी कागज़ के द्वारा, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स के रूप में आपके लिए रखा है, ये 500 का नोट है। और अगर मैं इसी तरीके से आपको दिखाऊं कि भारत सरकार के द्वारा मैंने एक डेमो बनाया है, एक तरीके से भारत सरकार गांधी जी की इमेज है और 100 रुपीज़ लिखी है, तो आप इस कागज़ को क्या कहोगे, कहोगे सर ये मुद्रा का कार्य नहीं करता है, क्योंकि आप इससे कोई भी सामान नहीं ले पाएंगे। लेकिन अगर वही मैं इसके बदले आपको 500 रुपीज़ दूँ, आप छीनने की वो मत सोचिएगा, तो 500 रुपीज़ की वजह से आप क्या कहोगे, सर मैं आपको इसके बदले कुछ खाने पीने का सामान दे सकता हूँ। यानी आप समझ गए होंगे इन दोनों कागज़ में फ़र्क। अब दोनों में समझ गए होंगे कि ये मुद्रा का कार्य नहीं कर रहा है जबकि ये मुद्रा का कार्य कर रहा है। तो हम इसको क्या कहेंगे, करेंसी भी कह सकते हो, मनी भी कह सकते हो। ओके, ठीक है दोस्तों, अब आप समझ रहे होंगे और आपके पास भी इस तरीके की मनी होंगी ही होंगी। तो जो मुद्रा का कार्य करे। दूसरा पॉइंट लिखा है दोस्तों इसमें कि न्यूनतम लागत पर व्यापार संभव कर सके और जिससे अधिकतम लाभ हो सके। कहने का मतलब जब हम कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, निवेश करते हैं, तो हम वहाँ पे क्या लगाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर लगाते हैं या श्रम लगाते हैं, पूंजी, भूमि, ये सारी चीज़ें यूज करते हैं। लेकिन अंतिम रूप से अगर देखा जाए तो इन सब की जो कीमत होती है वो कहीं ना कहीं इसी तरीके की करेंसी यानी मुद्रा में होती है। और मुद्रा अर्थात आप कोई भी व्यापार करते हैं जिसमें लागत आपकी न्यूनतम होती है लेकिन प्रॉफिट जब अधिक होता है तो हम इसको क्या कहते हैं, एक तरीके से मनी कहते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि अब आप मुद्रा के एक छोटे से वर्ड को 2 लाइनों के अंतर्गत आप समझ गए होंगे कि कोई भी ऐसी वस्तु जो मुद्रा का कार्य करे। अब जैसे गांव में अगर आप देखोगे तो चावल के बदले गेहूं ले लिया जाता है, गेहूं के बदले मक्का ले लिया जाता है, या कोई भी खाने पाने की चीज़ें ले ली जाती हैं। आपने गांव में भी देखा होगा, जो कोई बेचने वाले सामान के लोग आते हैं तो गांव में क्या होता है, महिलाएं अपने बालों को इकट्ठा की रहती तो उनको भी बेच के सामान ले लेती हैं। तो ये क्या होता है, एक तरीके से वस्तु विनिमय का माध्यम तो कहलाता है, लेकिन अगर गौर से देखिए तो वो वस्तु जो आपने घर में रखी थी और उसको जब किसी व्यक्ति को दिया, बेचने वाले को, तो वो आपके लिए मुद्रा का काम कर रही है। क्यों? क्योंकि आपने उसके बदले में कोई ना कोई सामान खरीद लिया। अब मैं अगर आपको मार्कर दे के आपसे 3 पेन अगर ले लेता हूँ तो आप कहोगे सर ठीक है, मैंने 4 रुपये 3 रुपये वाले आपको पेन दिए और आपने मुझे मार्कर दे दिया, तो मार्कर मेरे लिए क्या हो जाएगा, एक मुद्रा का काम करेगा। इसी तरीके से ये करेंसी नोट होता है जो मुद्रा का काम करता है दोस्तों। आइए हम अब बात करते हैं मुद्रा के कार्यों की, जो बहुत डिटेल से केवल 4 या 3 पॉइंट में होंगे लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट माने जाएंगे इसमें। जैसे दोस्तों हम देख सकते हैं, पहला गुड्स एंड सॉरी दोस्तों, यहाँ पे सप्लाई नहीं होगा, यहाँ सर्विस होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे दोस्तों गुड्स के साथ साथ सर्विस होगी। क्या होगी दोस्तों? सर्विसेज, अर्थात सेवाएं, जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में अगर मैं कहूँ तो इसको हम सेवाएं भी कहते हैं। अब आप कहोगे सर सेवाएं क्या होती हैं, वस्तु क्या होती हैं? तो मैंने इसको आपको पिछली कक्षाओं में बता दिया है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे डील कर देता हूँ। सेवाएं और जो सर्विसेज होती हैं, तो मैंने पहले इसको समझिए, गुड्स और सर्विसेज के मूल्य को मापना। जैसे मान लीजिए आप कोई भी इस तरीके का कोई बॉक्स खरीदने जाते हैं या आप इस तरीके कोई बॉटल खरीदने जाते हैं, तो इसके पीछे कोई ना कोई प्राइस लिखा होता है। खुद इस मार्कर पे भी जो है कि कहीं पे 25 रुपीज़ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इस मार्कर की कीमत तय की जा रही है। अर्थात वस्तु पे अगर फोकस करें, अब वस्तु में आपका रोटी भी आएगा, कपड़ा भी आएगा, मकान भी आएगा, आप जो भी वस्तुएं यूज करते हैं, फिर चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो, चाहे कॉपी किताब, एजुकेशन मटेरियल, पहनने के सारी चीज़ें वस्तुओं में आएंगी। और इसकी क्या होती है, इस लाइन को समझिएगा कि गुड्स के मूल्य को मापना। अर्थात कैसे पता चलेगा कि ये वस्तु कितने रुपए की होगी, 25 की होगी, 2500 की होगी, या 2500 की होगी, 4 लाख की होगी? इसका मतलब इसकी जो कीमत लिखी जाएगी वही इस वस्तु का मान बताएगा। तो मैंने क्या लिखा? गुड्स के मूल्य को मापना। दूसरा मैंने लिखा है सर्विसेज, अर्थात गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू को मापना। अब सर्विसेज क्या होता है? जो दोस्तों आप जैसे कहीं पे कोचिंग कर रहे हो या यूट्यूब पे पढ़ाई कर रहे हो हमारे चैनल पे, या आप कहीं पे जो है कि कोई काम कर रहे हो, या बैंक में जाके कोई सर्विस लेते हैं, या रेलवे से आप किसी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो वहाँ पे पर्टिकुलर आप किसी चीज़ को खरीदते नहीं है। रेलवे को खरीदा नहीं है, ना बैंक को खरीदा है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ सुविधा दी जा रही है, और जहाँ सुविधा दी जाती है उसी को हम सर्विस कहते हैं। लेकिन जब आप बैंक से पैसा निकालते हैं या बैंक में पैसा डालते हैं या रेलवे में जो रिजर्वेशन कराते हैं, तो उसमें रेलवे भी क्या करती है? कुछ आपसे पैसा लेती है, अर्थात चार्ज लेती है। चार्ज लेना, शुल्क लेना, फीस लेना, ये सारी की सारी सेवाओं के मूल्य में होता है। अब आपको पता चला कि दिल्ली से आपको बॉम्बे जाना है, तो दिल्ली से बॉम्बे जाने के लिए आप जो भी 3000 4000 का टिकट कराते हैं, वो सर्विस के बदले क्या होता है? मूल्य होता है कि भाई आपको इतने किलोमीटर की डिस्टेंस अगर तय करनी है तो हम आपसे प्रॉपर इतना रुपए कलेक्ट करेंगे। तो इसी को मैंने कहा, लेकिन वो किस में देते हैं? हम सामान्यतः इंडियन करेंसी में देते हैं, जो सामान्यतः मांगा जाता है कि 500 के नोट, 1000 के नोट में ही हम पेमेंट करते हैं। तो मैंने क्या कहा मुद्रा के कार्य के रूप में कि गुड्स और सर्विसेज के मूल्य को मापना। एक शब्दों में कहूँ तो किसी भी वस्तु की क्या कीमत होगी ये मुद्रा के रूप में ही पता चलती है। कभी आपसे ये नहीं कहा जाता कि इस मार्कर के बदले 3 पेंसिल होंगी या इस मार्कर के बदले एक सोने का सिक्का। सीधे कहा जाता है कि 25 रुपये, 30 रुपये, 25 रुपये। ठीक है, तो आइए हमने देख लिया। दूसरा हम देखते हैं, एक ये विनिमय का माध्यम भी हो सकता है। विनिमय नहीं लिखा मैंने, विनिमय लिखा है। विनिमय का माध्यम भी हो सकता है, अर्थात क्रय विक्रय करना या श्रम समय बचत। अब ध्यान दीजिएगा, इसको नहीं, पहले इसको समझिएगा। जब आप किसी वस्तु को खरीदते हैं तो बदले में क्या देते हैं? आप अगर अपने पड़ोस की दुकान पे दूध लेने जाएं या दही लेने जाएं या कोई भी खाद्यान्न सामग्री या किसी भी वस्तु को खरीदने जाते हैं, मंडी में जाते हैं, तो आप साथ में पैसे लेके जाते हैं, और वो पैसे मैंने दिखा भी दिए, इस तरीके की करेंसीज होती हैं। तो आप जब इनको लेकर जाते हैं तभी तो कोई वस्तु खरीद पाते हैं। तो यहाँ क्या लिख रहा है कि कुछ खरीदते हैं, और जब कोई सामान बेचते हैं तो बदले में अगर सामने वाला व्यक्ति कोई चीज़ दूसरी दे देता है तो आप कहते हो कि नहीं मुझे मनी चाहिए। आपने एक मूवी में यूट्यूब पे देखा होगा, एक कॉमेडी टाइप का चलता है, नाना पाटेकर, जिसे मूवी में एक सीरियल दिया हुआ है कि एक मॉल में जाते हैं और उनके पास जब चेंज नहीं देती है तो उसकी जगह टॉफ़ी दे देती है जो रिसेप्शन पे बैठी बिल काटते हुए। तो नाना पाटेकर क्या करते हैं, उसकी जगह अपना जूता उठा के देते हैं कि मैं एक जूता दे दूं तो मुझे पैसा मिलेगा क्या। कहने का मतलब क्या है कि व्यक्ति जब कोई वस्तु बेच रहा है तो उसको बदले में पैसे चाहिए, रुपए चाहिए, या कोई वस्तु खरीद रहा है तो बदले में उसको रुपए देना पड़ेगा। ये मैंने एग्जाम्पल बता दिया है। तो क्रय विक्रय का भी हम किस में करते हैं? मनी में करते हैं। दूसरा श्रम समय बचत। कहने का मतलब यहाँ पे समझिएगा कि श्रम को जब हम खरीदते हैं, श्रम मतलब जो मजदूर कोई काम कर रहा है या कोई श्रमिक होता है, मान लीजिए गवर्नमेंट सर्विस भी अगर होती है तो वो भी एक श्रम ही होता है। क्यों लिखा जाता है सिविल सर्वेंट? सर्वेंट का मतलब यहाँ पे नौकर जो लिखा जाता है, वो आज के समय भले वो लोग सर्वेंट की जगह किंग हो गए, किंग मेकर हो गए, राजा बन गए हैं, लेकिन असल मायने में देखा जाए तो अगर आप अपने कार्य के बदले कुछ पैसे ले रहे हैं, कुछ सैलरी ले रहे हैं, कुछ सुविधाएं ले रहे हैं, गाड़ी बंगले गनर की या सिक्योरिटी गार्ड्स की, तो कहीं ना कहीं आप भी अपना क्या दे रहे हैं? श्रम दे रहे हैं। और रुपए से ये फ़ायदा होता है कि आप अधिक से अधिक समय में, कम से कम समय में जो है कि अधिक से अधिक श्रम का उपयोग कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, समय भी बच जाता है और श्रम भी बचता है हमारा। अब जैसे मान लीजिए कोई पहाड़ खोदना हो, सीधी सी बात है, अब 10 मजदूरों को अगर हम लगा देते हैं तो उसको खोदने में जो है कि हो सकता है 1 साल 2 साल 3 साल लग जाए। अब यहाँ पे मांझी द माउंटेन मैन जो बिहार के हैं उनकी चर्चा मैं नहीं कर रहा हूँ, एक सामान्य बात कर रहा हूँ। सामान्य बात में हम क्या करेंगे भाई, जेसीबी को बुलाएंगे,
जेसीबी होगी या जो भी खदान को खनन करने वाले जो टूल्स होंगे, जो जेसीबी होती हैं, उनको हम बुलाएंगे और उनको कुछ पैसे देंगे और वो पैसे मुद्रा में ही होंगे, उसी मनी में होंगे कि भाई आप ये पैसे ले लीजिए और इस पहाड़ के रास्ते को काट दीजिए। जिस तरीके से हमारे यहाँ जवाहर सुरंग बनाई गई है बनिहाल दर्रे में, और जो टनल वगैरह बनाए जाते हैं, ये सब कैसे होते हैं? श्रमिक तो काम करता ही करता है, लेकिन कहीं ना कहीं जेसीबी या बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट के द्वारा भी खनन किया जाता है, उसमें खुदाई की जाती है। तो उससे हमारा समय भी बच जाता है और श्रम भी बच जाता है, लेकिन बदले में उसको हम मुद्रा देते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि मुद्रा क्या क्या कार्य करती है। आखिरी अगर हम देखें, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि भविष्य के भुगतानों का भी एक मानक होता है। अगर जब आप रिटायर होते हैं, या आपके पिताजी सर्विस में होंगे या माताजी सर्विस में होंगी या सिस्टर सर्विस में होंगी, जब बहनें या माता या पिताजी जब सर्विस से रिटायर होते होंगे, तो सामान्यतः कहते हैं ना कि भाई मेरे को पेंशन 3,000 मिलेगी या 4,000 मिलेगी या 15,000 रुपये मिलेगी। तो वो पेंशन के एक मानक होते हैं कि हम आपको पेंशन उसी फॉर्म में देंगे जिस फॉर्म में आपको हमने सैलरी दी है। क्यों हम कहते हैं कि भाई हमारी जो है कि सैलरी मान लीजिए 15,000 रुपीज़ है, तो ये 15,000 जो रुपीज़ है वो कौन सी चीज़ होती है? वो यही करेंसी होती है जो हम क्या करते हैं, कहते हैं भाई मुझे इस तरीके की करेंसी चाहिए, जो भारत सरकार और रिजर्व बैंक के द्वारा होती है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं 15,000 रुपये में सर्विस लेते हैं। लेकिन जब बाद में हम आफ्टर रिटायरमेंट हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमें 4,000 रुपये भी आ रही है, तो हम क्या कहते हैं कि साहब जो आपने 15,000 रुपये करेंसी में लिए हैं उसी तरीके की करेंसी के रूप में हम आपको 4,000 रुपये देंगे। मतलब आप फ्यूचर में ये नहीं कह सकते कि मुझे सैलरी तो कैश में मिली थी, लेकिन मैं अब 4,000 के रुपये के बदले सोना लूँगा, क्योंकि आपको पता है करेंसी की कीमत सेम रहती है, जबकि गोल्ड की कीमत बढ़ती रहती है या घटती रहती है। तो सामान्यतः सरकार भी क्या करती है, ये कहती है भाई भविष्य के भुगतानों का ये मानक होगा, जिसमें अगर हमें कोई ब्याज देनी होगी या कोई पेंशन देनी होगी या हम कोई उधार देना होगा, तो हम इसी करेंसी में देंगे, इसी मुद्रा में देंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको मुद्रा समझ में आ गई होगी कि जो भी वस्तु मुद्रा का काम करेगी, मुद्रा का मतलब कोई वस्तु खरीद सकते हो या बेच सकते हो या अपने श्रम को बचा सकते हो या गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू बता सकते हैं कि कितने रुपए की होगी, कितनी कीमत होगी, या फिर हम भविष्य में भुगतान कर सकते हैं जैसे ब्याज, पेंशन, उधार, इन सब चीज़ों में। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैंने केवल यही लिए हैं। ओके, आइए हम बात करते हैं अगले चैप्टर की, मतलब अगले टॉपिक की, सॉरी, टाइप्स ऑफ मनी। अब आप कहोगे सर मनी कितने प्रकार की होती है? क्या केवल एक एक करेंसी होती है 500, या केवल ये 50 रुपीज़ की करेंसी होती है, या फिर इस तरीके के कुछ चेंज भी होते हैं? ये देखिए 5 का, ये 2 रुपीज़ का है, तो इस तरीके के भी चेंज होते हैं। या फिर आप देखोगे कि कभी कभी हम कहते हैं ना कि भाई ये मेरे लिए एक संपत्ति का काम करती है, जैसे आपकी लैंड प्रॉपर्टी हो गई, जो आपकी ज़मीन के कागज़ होते हैं, जो आपके घर होते हैं, 4 व्हीलर होती हैं, गाड़ियाँ होती हैं, ये भी तो हमारे लिए कभी ना कभी मुद्रा का काम करती हैं। मतलब अगर आप किसी कार को चला रहे हो और आपने इमरजेंसी पड़ने पे आपने कार को बेच दिया, तो आपको जो बदले में कैश मिला, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने क्रय विक्रय कर लिया, और जब क्रय विक्रय किया तो मुद्रा का काम करेगी कार हमारे लिए, सिंपल सी भाषा में। तो उसी तरीके से हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ मनी में कुछ मुद्राएं हैं। वैसे तो आप जब एनसीईआरटी वगैरह पढ़ोगे या कई किताबों को पढ़ोगे तो वहाँ लगभग 10-12 प्रकार की दी हुई हैं, जिनको सामान्यतः जानने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ से एग्जामिनर कभी क्वेश्चन नहीं पूछता है। अभी तक के तो ट्रेंड में नहीं है, लेकिन हाँ कुछ बेसिक जानकारियाँ होनी चाहिए मनी के रूप में। तो देखिए दोस्तों, देखिए पहला हम अगर बात करें तो लीगल टेंडर मनी की बात करते हैं। शब्द में ही लगा हुआ है लीगल टेंडर मनी, अर्थात विधिक मनी होगी। अब विधिक का मतलब क्या होता है, जैसा शब्द में ही लिखा हुआ है विधि, विधिक का मतलब होता है कि जो विधि के अनुसार जारी की जाती है। जैसे भारत में आरबीआई के द्वारा जो है कि करेंसी जारी की जाती है। अगर आप इस पे देखोगे, ठीक है, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब भारतीय रिजर्व बैंक, यहाँ पे लिखा होगा इंडियन रिजर्व बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इस तरीके से। यहाँ नीचे आप अगर देखेंगे तो यहाँ ये सिग्नेचर हैं गवर्नर के। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस करेंसी को आपके घर में नहीं, आपके चाचा के घर में नहीं, या किसी भी आम आदमी के घर पे नहीं, बल्कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो मुंबई में उसकी मुख्यालय है, यहाँ नीचे गवर्नर के साइन है, इनके द्वारा जारी की गई है। अर्थात इस पे कहीं ना कहीं जो अथॉरिटी दी गई है भारत सरकार के द्वारा दी गई है कि आरबीआई क्या करेगी, करेंसी जारी करेगी, तो किसी न किसी विधि के अनुसार ही जारी करेगी।
अपनी मनमर्जी से तो ऐसा है नहीं कि कुछ भी आएगा कुछ भी जारी कर देगी। जब 8 नवंबर को जब बताया गया कि 500 और 1000 रुपये की जो नोट है अब बंद कर दिए जाएंगे और नए नोट निकाले जाएंगे, घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। लेकिन कहने का मतलब क्या, कोई ना कोई विधि बनाई होगी उसके लिए, संसद में पेश किया होगा उस बजट को या उस विधेयक को, और उसके बाद ही तो ये निर्णय लिया गया होगा कैबिनेट के द्वारा कि भाई अब हम इस पुराने मनी को बंद करेंगे और नए करेंसी निकालेंगे, जिसमें 200 की निकली, 500 की आया, 2000 की आई, नए नए कलर में आए। तो ये सारी चीज़ें जो विधि के अनुसार जारी की जाती है उसको हम लीगल टेंडर मनी कहते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसको हम क्या कहेंगे, लीगल टेंडर मनी कहेंगे दोस्तों। अगला देखिए, दूसरा है हमारा पूर्णकाय। अच्छा, आपने अगर थोड़ी बहुत भी साइकोलॉजी जानी होगी या मनोविज्ञान या गांव की भाषा को, काय को क्या कहते हैं हम, जैसे आप जब आयुर्वेद में जाएंगे चिकित्सा में, आयुर्वेद चिकित्सा में, तो काय को वहाँ पे शरीर कहा जाता है एक तरीके से, कि भाई मनोवैज्ञानिक के पास जाओगे या किसी भी चिकित्सा में जाओगे आयुर्वेद में, तो काय को हम क्या कहते हैं एक तरीके से इसकी भाषा में, शरीर, यानी कि बॉडी या जो भी मेटल है एक तरीके से। और पूर्ण का मतलब क्या हो जाएगा, पूरा। अर्थात अब मैं सामान्य भाषा में अगर कहूँ, इसका मतलब ये हो जाएगा कि मान लीजिए कोई ये वस्तु है, हम यहाँ मानते हैं, देखिए यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक सोने का सिक्का। ध्यान दीजिएगा, आप अक्सर गए होंगे किसी भी ज्वेलरी शॉप में, जैसे दिवाली का त्यौहार आने वाला है तो हमारे हिंदुओं में जो है कि एक तरीके से मान्यताएं हैं कि धनतेरस पे सोने के सिक्के खरीदिए, चांदी के सिक्के खरीदिए या बर्तन खरीदिए, जिससे क्या होता है, लक्ष्मी का प्रवेश होता है। इस तरीके की जो मान्यताएं हैं, तो आप जब ज्वेलरी शॉप में गए होंगे या अपनी सिस्टर्स की या भाई की शादी के लिए, तो वहाँ पे आप देखते होंगे कि यहाँ पे एक गोल्ड कॉइन भी दिखाता है शॉपकीपर। जो ज्वेलरी के दुकानदार होते हैं वो आपसे कहेंगे कि माता जी ये जो है कि 10 रुपये का सिक्का है सोने का, सॉरी 10 रुपये नहीं, इसमें मैं सीधे सीधे लिख देता हूँ बस, गोल्ड कॉइन। ठीक है, ये सोने का एक सिक्का है जिसकी कीमत जो है कि जिसकी कीमत आपको बता दी जाती है, मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि 4000 रुपये। क्या बताई गई कीमत, 4000 रुपये, यानी इस पे भी 4000 रुपये लिखा गया होगा। और इस पूरी वस्तु का जो प्राइस होगा सोने का, वो सोना भी जितना इसका वेट होगा, मान लीजिए इसका वेट अगर मैं 2 ग्राम करके मान लेता हूँ, क्योंकि इस समय 50,000 रुपये के आसपास सोना चल रहा है, तो 2 ग्राम का एक एवरेज मान लिया हमने कि 4000 रुपये कीमत होगी। यानी इस गोल्ड के क्वाइन पे 4000 रुपये भी लिख दिया जाए और इस ओरिजिनल जो गोल्ड है, जो सोना है, उसकी कीमत भी मार्केट में कितनी होगी, लगभग 4000 रुपये। तो हम इसी को क्या कहते हैं कि मौद्रिक और अंकित मान बराबर होते हैं, जैसे गोल्ड क्वाइन। तो आप समझ गए होंगे, यानी कि कोई एक सिक्का है, मान लीजिए ये सिक्का है, मान लीजिए इसको मैं गोल्ड कॉइन मान लेता हूँ और इसके ऊपर लिख दिया जाए कि 5 रुपये, और ये बिके भी कितने का, 5 रुपये का ही। यानी इस पे जो अंकित वैल्यू है वो तो 5 रुपये है क्योंकि इस पर लिखा गया है, लेकिन इसकी जो मौद्रिक वैल्यू होगी, यानी कि इस सिक्के के लिए जो मेटल है, जो सोने का मेटल है, मान लीजिए इसको खरीदने में भी 5 रुपये का ही हमें खर्च करना पड़ेगा। तो 5 रुपये ही हमने खर्च किया इस सोने की कीमत के लिए, इतने बड़े सोने के एरिया के लिए, और उस पर 5 रुपये ही लिखा गया है। तो इसको हम सामान्यतः क्या कहेंगे कि मौद्रिक और अंकित वैल्यू दोनों सेम होती हैं, तो इसे हम गोल्ड कॉइन अर्थात पूर्णकाय मुद्रा इसे हम कहते हैं दोस्तों। चलिए तीसरा हम देखते हैं, इसका भी आपने बहुत अपने जीवन में यूज किया होगा, टोकन मनी। आप जब किसी बर्गर पिज्ज़ा खाने जाते हैं या जंक फूड खाते हैं या फास्ट फूड या किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं या छोटे छोटे रेस्टोरेंट होते हैं, तो वहाँ पे क्या कहता है सामान्यतः, जो सामान देने वाला होता है वो कहता है कि जाइए काउंटर से एक टोकन ले लीजिए। ध्यान दीजिएगा, ये रेगुलर जीवन में हम लोग यूज करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते वो क्यों कह रहा है ऐसा। टोकन लेने के लिए कहता है, और आप जाते भी हैं उसके काउंटर से टोकन लेते हैं, फिर उस सामान वाले को देते हैं कि साहब ये लीजिए, हमने इतने रुपए का टोकन लिया है। जैसे छोले भटूरे हो या कुछ भी खाना हो तो 100 रुपये का एक टोकन लिया और उस टोकन को हमने दे दिया दुकानदार को, उसके बदले वो हमें वह चीज़ दे देता है। तो टोकन मनी का मतलब क्या होता है समझिएगा। मान लीजिए एक प्लास्टिक का कोई टुकड़ा है, ठीक है, एक कोई दुकानदार है, उसने प्लास्टिक के टुकड़े पे क्या लिख दिया कि ये 100 रुपये का रहेगा। लेकिन मुझे ये बताइए कि ये जो प्लास्टिक का टुकड़ा है, ये जो इतनी वैल्यू है प्लास्टिक के टुकड़े की, क्या ये वाकई में जब खरीदने गए होंगे तो क्या 100 रुपये में मिलेगा? ये मुश्किल से 5 से 6 रुपये का मिल जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ, उठाइए पेपर वेट। जैसे मान लेते हैं कि मैं इसको एक आकार में दे देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई ये जो है कि आपका 100 रुपीज़ का हो गया। लेकिन असल में इस कागज़ की अगर कीमत समझें तो ये कागज़ केवल और केवल 10 रुपये में मिला है मुझे, लेकिन मैंने इस पर 100 रुपये लिख दिया, तो अंकित वैल्यू ज़्यादा है और इस कागज़ की जो ओरिजिनल कीमत है जो मुझे मार्केट में ख़रीदी गई वो 10 रुपये की मिली है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जिसका
अंकित मान ज़्यादा होता है, देखिए सिंबल जो होता है इसका मतलब होता है, जहाँ पे भी ये अगर ये लिखा होगा इस तरीके का तो इसका मतलब होता है ज़्यादा होना। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे अंकित लिख दिया और यहाँ पे मौद्रिक लिख दिया, तो इसका मतलब क्या होगा कि अंकित वैल्यू ज़्यादा है, यानी कि इस पर जो 100 रुपये लिखा गया है वो ज़्यादा है, जबकि इस कागज़ की ओरिजिनल कीमत केवल और केवल 10 रुपये है। ठीक, तो समझ में आया आपको। टोकन मनी, अंकित मान ज़्यादा होता है वस्तु के मान से। अब आप इससे बहुत आराम से समझ गए होंगे। आप लोग ऐसा तो है नहीं कि लाइफ में कभी कहीं किसी होटल में गए नहीं होंगे या खाया नहीं होगा या टोकन नहीं लिया होगा। भाई अक्सर अब तो गोलगप्पे खिलाने वाले भी बहुत स्टैंडर्ड हो गए, वो भी कहते हैं जाइए पहले काउंटर से टोकन लेके आइए। तो टोकन पे लिख दिया 100 रुपये, लेकिन असल में वो प्लास्टिक का जो डिब्बा टाइप का, चौकोर टाइप का या गोल होता है, वो मुश्किल से 5 रुपये का मार्केट बहुत सारे मिल जाते हैं। तो वस्तु की कीमत तो 5 रुपये, लेकिन उस पर लिखे हुए कीमत कितनी, 100 रुपये है। तो ऐसे इसको हम कहते हैं सांकेतिक मुद्रा। अब देखिए मैंने अभी तक इसका एग्जांपल क्यों नहीं दिया, मैं इस पे ज़्यादा कर रहा था फोकस, क्योंकि ये आपकी डेली लाइफ से जुड़ी हुई है। अब देखिए अंकित मान अधिक है वस्तु के मान से। अब फिर से मैं इसी करेंसी को, आप लोगों का भी मन ललच गया होगा करेंसी दे ही दे सर हमको, कितने लोगों को दूंगा मैं। ठीक है, देखिए सांकेतिक मुद्रा आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, मोहम्मद बिन तुगलक के लिए, जिसने चांदी को बचाने के लिए तांबे के सांकेतिक मुद्रा की ओर अपना कदम बढ़ाया। अब जैसे ये कागज़ है, सरकार जब खरीदती होगी भारत सरकार, तो क्या इस इतने छोटे से कागज़ का जो ये एरिया है, एक इसकी लेंथ और ब्रेथ है, इस एरिया के कागज़ को, पतले से कागज़ को खरीदने के लिए 500 रुपये खर्च नहीं किया होगा। मैं मान लेता हूँ अप्रॉक्सीमेट कि ये 25 रुपये में एक कागज़ मिल गया होगा, लेकिन इस पर 500 रुपये भारत सरकार ने लिखवा दिया, RBI के गवर्नर का इस पर सिग्नेचर हो गया, इसलिए अब इस छोटे से कागज़ की वैल्यू 500 रुपये हो गई है, न कि 25 रुपये। कहने का मतलब इस वस्तु की कीमत कम थी, 25 रुपये में एक कागज़ आ रहा था मार्केट में, लेकिन इस पर अंकित कर दिया गया 500 रुपये, तो ये 500 रुपये के बराबर हो गया दोस्तों। इसी को हम कागजी मुद्रा भी कहते हैं, जो सबके जेब में है। अगला एक आखिरी है फिड्यूसरी मनी। देखिए मैंने पहले ही कहा कि आप जब NCERT पढ़ेंगे या कोई भी और प्रकार की बुक पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी मनी के प्रकार देंगे, लेकिन हमने स्पेशली जो रेगुलर डेली लाइफ में हम यूज भी करते हैं उन्हीं का यूज करके हम केवल समझेंगे। लीगल टेंडर मनी मैंने बता दिया, जो विधि के अनुसार होगी। पूर्णकाय मुद्रा, जैसे हम गोल्ड कॉइन, इस समय दिवाली का त्यौहार आ रहा है तो इस पर इस सब चीज़ों को आप देखेंगे भी। टोकन मनी अक्सर अपनी डेली लाइफ में यूज भी करते होंगे, कहीं खाने जाते होंगे टोकन ले लेते होंगे। बाकी करेंसी को भी हम टोकन मनी में रख सकते हैं। एक होता है फिड्यूसरी मनी। देखिए फिड्यूसरी मनी और लीगल मनी दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। मैंने क्या लिखा कि जारी करने वाली संस्था के विश्वास पर, इस पे फोकस कीजिएगा, विश्वास पर। क्या लिखा हुआ है ये, विश्वास पर। तो क्या लिखा है कि जारी करने वाली संस्था के विश्वास पर आधारित होती है। अब मुझे ये बताइए, इस करेंसी को भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया जा रहा है, उसके गवर्नर के द्वारा साइन किया जा रहा है, और आपने अक्सर अपने छोटे बच्चों को या परिवार में जो छोटे छोटे बच्चे होंगे, खिलौने के रूप में या कभी अपनी लाइफ में भी, गांव में एक चूरन मिलते हैं, कई प्रकार के चूरन मिलते हैं, उसमें जो है कि रंगीन कलर के जो है कि करेंसी लगाई रहती है, और उस पर लिखा होता है कि मनोरंजन बैंक, मनोरंजन बैंक 500 रुपये, 1000 रुपये, मनोरंजन बैंक। इस तरीके के जो नोट होते हैं वो न तो RBI के द्वारा जारी किया जाता है, यानी वो जिस भी दुकान वाले ने अपने घर पे अपना छाप दिया मनोरंजन बैंक लिख के और नीचे 500, 1000 रुपये लिख दिए, और कभी कभी चकमा देने के लिए, बच्चे मजाक करने के लिए इस तरीके के नोटों को रोड पे फेंक देते हैं कि आप उठा के और कहें कि मुझे आज 500 का नोट मिल गया। असल में उस पर लिखा होता है मनोरंजन बैंक। तो ये बताइए, जो मनोरंजन बैंक लिखा है, क्या आप उस पर विश्वास करते हैं? आप कहेंगे अरे ये तो मजाक है, ये तो केवल एक खेलने वाली वस्तु है, यानी ये बच्चों के नोट हैं एक तरीके से। तो उस पर क्यों हमें विश्वास नहीं? क्योंकि वो मार्केट में नहीं चलता है। इसलिए मैंने यहाँ लिखा फिड्यूसरी मनी वो होती है जो जारी करने वाली संस्था के विश्वास पर आधारित होती है। जैसे भारत में RBI के द्वारा कागजी मुद्रा जारी की जाती है, मैंने अभी इसका एग्जांपल लिया, इसको RBI जारी कर रहा है। इसीलिए मैं अगर आपको ये करेंसी दूं या आप मुझे देंगे तो बिना किसी झिझक के हम इस करेंसी को अपने पास रख लेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे विश्वास है कि ये जो करेंसी आप मुझे दे रहे हो वो RBI के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से जारी की गई, न कि मनोरंजन बैंक का। तो आप समझ गए होंगे, फिड्यूसरी का मतलब जो विश्वास पर आधारित होती है, लीगल का मतलब जो विधि के द्वारा होती है, पूर्णकाय का मतलब जो टोकन होता है एक तरीके से, गोल्ड कॉइन जिसका मौद्रिक और जो है कि फेस वैल्यू भी सेम हो, और टोकन मनी का मतलब जिसका फेस वैल्यू ज़्यादा होता है, अंकित वैल्यू, मौद्रिक वैल्यू कम होता है। आई होप कि आपको मुद्रा समझ में आ गया, उसके कार्य समझ में आ गया, लीगल टेंडर मनी समझ में आ गई, अर्थात टाइप्स ऑफ मनी। अब हम लास्ट एक पॉइंट समझते हैं, मनी सप्लाई। अक्सर ये न्यूज़पेपर में ये टॉपिक लिख के आता रहता है कि मनी सप्लाई जो है कि कितनी है हमारे भारत में इस समय मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई का मतलब होता है कि मुद्रा की आपूर्ति। हिंदी में अगर मैं कहूँ कि इसका मतलब होता है मुद्रा की आपूर्ति। लेकिन आप कहोगे सर ये कैसे पता चलेगा मुद्रा की आपूर्ति कितनी है इस समय? तो सामान्य अर्थ में कहें कि किसी बिंदु पर उपलब्ध मात्रा, किसी बिंदु का मतलब क्या? पहाड़ की चोटी या नदी का पानी या धरती का बिंदु? कहाँ का बिंदु?
सामान्य भाषा में कहें किसी एक निश्चित समय में कितनी जो है कि किसी बिंदु पर उपलब्ध मात्रा जनता के द्वारा धारित स्टॉक, अर्थात अब जैसे मान लीजिए कि अभी जो भी टाइम हो रहा हो, लगभग इस समय जो है कि 11:30 के आसपास टाइम हो रहा है, 11:15, तो इस समय जो मुद्रा होगी आपके पास कुछ होगी, कुछ मेरे पास होगी, कुछ भाई के पास होगी, कुछ फैमिली के पास होगी। इस तरीके से जितने लोगों के पास मुद्रा है, हो सकता है मैंने अभी मुद्रा को ट्रांसफ़र किया, किसी दूसरे के पास चली गई, आपने मुद्रा ट्रांसफ़र किया, आपने किसी और को भेज दिया, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, जो भी यूज करके। तो इस तरीके से मुद्रा एक परमानेंट समय पे चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है, सर्कुलेट तो हो रही है, लेकिन आपके पास मुद्रा कभी ज़्यादा होती है, कभी कम हो जाती है। यानी एक निश्चित बिंदु पर या एक निश्चित समय पर हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में कितनी मुद्रा है, इसी को हम कहते हैं मनी सप्लाई। लेकिन इसमें एक मेन बात याद रखिएगा, मैंने यहाँ पे लिखा है कि किसी बिंदु पर उपलब्ध मात्रा, अर्थात जनता के द्वारा धारित स्टॉक का मतलब यहाँ पे मुद्रा का स्टॉक कितना है। लेकिन जनता, अब जनता में इसमें ध्यान देना, बहुत ध्यान से समझिएगा। यूपीएससी अक्सर ऐसे क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा मिस्टेक करके और आपको कंफ्यूज करेगी। मैंने पहले लिख दिया है कि जनता में आरबीआई और गवर्नमेंट शामिल नहीं होती है। मतलब अगर हम आरबीआई को भी शामिल कर लेते हैं, अगर हम आरबीआई को भी शामिल करते हैं और गवर्नमेंट को भी शामिल कर लेंगे, तो भाई आरबीआई के पास तो सबसे अधिक पैसा है, उसके पास सभी बैंकों की सीआरआर है और जो है कि उसकी रिजर्व कोष है 200 करोड़ का, बहुत सारी चीज़ें हैं, सरकार का भी अकाउंट रखती है और सरकार के पास जो पैसे हैं फिर तो बहुत सारा पैसा हो जाएगा। यानी कि फिर किसी भी आप एंगल से देखिए, किसी भी बिंदु पे, किसी भी समय पे देखेंगे, वो सारा का सारा पैसा भारतीय मुद्रा में ही चलता रहेगा, भारतीय अर्थव्यवस्था में। तो मनी सप्लाई का डेटा गलत आएगा। तो इसीलिए मनी सप्लाई का डेटा निकालने के लिए हम जनता में आरबीआई और गवर्नमेंट को शामिल नहीं करते हैं, लेकिन सभी आर्थिक इकाइयां शामिल हैं। और मैं जब आपको बैंकिंग चैप्टर पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि कमर्शियल बैंकिंग भी एक तरीके से कंपनी है, जो कंपनी एक्ट 2013 का पालन करती हैं, 1934 एक्ट के तहत सेकंड शेड्यूल में लिस्टेड भी होती हैं, और 1949 जो बैंकिंग रेगुलेशन है उसके तहत उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाती है। तो यहाँ समझिएगा कि सभी आर्थिक इकाइयाँ शामिल होती हैं, फिर चाहे वो बैंक हो, चाहे कोई इंडस्ट्री हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो कोई फर्म हो, चाहे फिर वो कोई भी हो, ठीक है। और समस्त स्टॉक से कम होता है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, कम होता है समस्त स्टॉक का मतलब क्या है, अभी तो जनता के द्वारा धारित किया जा रहा है स्टॉक, और जनता में हमने अभी आरबीआई और गवर्नमेंट को शामिल नहीं किया है। अगर हम गवर्नमेंट और आरबीआई को भी शामिल कर लेंगे तभी तो हम कहेंगे ना कि अब हमारे पास क्या हो गया, समस्त स्टॉक आ गया। तो समस्त स्टॉक, जैसे मान लीजिए कि आरबीआई प्लस गवर्नमेंट, हमने मान लिया कि इनके पास भाई साहब 10 लाख करोड़ रुपए हैं, लेकिन जनता के पास अगर हम बात करें, जिसमें हमने इन दोनों को शामिल नहीं किया, जनता के पास केवल कितने हैं, 4 लाख करोड़, मान लेते हैं हम 4 लाख करोड़ रुपए हमने मान लिए। अगर हम जैसे ही कहेंगे क्या कि समस्त स्टॉक से कम, समस्त स्टॉक में तो 10 और 4 दोनों जुड़ेंगे तो 14 लाख करोड़ हो गया कि नहीं हो गया। तो हमने जब आरबीआई गवर्नमेंट को इसमें शामिल नहीं किया है तो हम इसके 10 लाख करोड़ भी अलग रखेंगे और 4 लाख करोड़ की ही केवल बात करेंगे। तो हमने क्या देखा कि समस्त स्टॉक से ये कम होता है। क्लियर। अब जरा आइए हम बात कर लेते हैं समस्त स्टॉक में कौन कौन सी मुद्रा शामिल होगी दोस्तों। तो जरा यहाँ हेडिंग पे ध्यान दीजिएगा। अगले मैंने क्या हेडिंग लिखी है, उच्च शक्ति मुद्रा, हाई पावर मनी। यहाँ पे 3 वर्ड है, HPM, हाई पावर मनी, यानी उच्च शक्ति मुद्रा। अब देखिएगा, उच्च शक्ति का मतलब हो जाएगा जो इस देश में सबसे अधिक मुद्रा रखता है या जो इसका सबसे अधिक स्टॉक करता होता है। मैंने यहाँ बताया अभी आपको कि आरबीआई जो है कि क्या करता है, 10 लाख करोड़ रुपए रखता है, यहाँ पे आरबीआई रखता है। हम क्या करेंगे, आरबीआई की संपूर्ण देयता को HPM कहते हैं। क्या मैंने बताया कि आरबीआई की संपूर्ण देयता को HPM कहते हैं, अर्थात हाई पावर मनी कहते हैं। अब आरबीआई के पास कौन कौन सी देयता होगी दोस्तों, ये बताइएगा। ये जो करेंसी चल रही है, कहीं ना कहीं इसका आखिरी संरक्षणकर्ता कौन होगा, इसका आखिरी जो संरक्षणकर्ता होगा वो आरबीआई होगा। जब 500 और 1000 की करेंसी बंद हुई थी तो सारा का सारा पैसा आरबीआई के पास तो वापस आ गया था। इसका मतलब वो पैसा भी आरबीआई की लायबिलिटी थी कि कितना वो पैसा छापता है, कितनी वो करेंसी छापता है, उस करेंसी के ऊपर भी उसका कंट्रोल होना चाहिए। इसीलिए यहाँ लिखा है कि आरबीआई की संपूर्ण देयता को हाई पावर मनी कहते हैं। देखिए, इसमें जनता के मध्य संचरित मुद्रा, अर्थात ये जो संचरित मुद्रा है दोस्तों, ये जनता के मध्य संचरित मुद्रा, इसको हम सामान्यतः क्या कह सकते हैं, मनी सप्लाई कह सकते हैं।
इसको हम मनी सप्लाई कर सकते हैं, जो अभी हमने यहाँ पढ़ा। और जनता में हमने आरबीआई और गवर्नमेंट को शामिल नहीं किया था, केवल सभी आर्थिक इकाइयाँ शामिल थी। तो हमने देखा इसमें जनता के मध्य संचरित मुद्रा यानी ये भी शामिल, प्लस आरबीआई के पास जो सीआरआर है, जो बैंक अपने सीआरआर जमा करते हैं वो भी पैसा, और आरबीआई के पास जो सरकार की जमा राशियाँ, क्योंकि आरबीआई ही सरकार की क्या है, बैंक भी है। तो भाई सरकार की जितनी भी जमा राशियाँ होती हैं जो संचित निधि में होती हैं या जो भी रुपए होते हैं वो कहीं ना कहीं आरबीआई के पास ही संरक्षित होती हैं। और खुद का आरबीआई का 200 करोड़ का रिजर्व। अब 200 करोड़ में मैंने आपको बताया था कि 115 करोड़, यहाँ नहीं दिख रहा होगा आपको, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 115 करोड़ का जो है कि उसको गोल्ड रखना पड़ता है, और 85 करोड़ की करेंसी रखनी पड़ती है उसको, ये फॉरेन करेंसी के आसपास। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया था कि 115 करोड़ का गोल्ड और 85 करोड़ की करेंसी रखनी पड़ती है। जब मैंने आरबीआई का चैप्टर पढ़ाया था तो वहाँ पे इसके बहुत डिटेल से इसके बारे में पूरी चर्चा की थी कि रिजर्व कोष क्या होता है। तो अब आप बताइए, क्या इसमें ऐसी कोई भी मुद्रा बच रही है जो छूट गई हो, हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था से रह गई हो? तो आप कहोगे नहीं सर। इसीलिए हम इसको हाई पावर मनी कहते हैं, क्योंकि इसमें आरबीआई की संपूर्ण देता, क्योंकि करेंसी हम अपने घर में नहीं बनाते हैं बल्कि आरबीआई छापता है, और आरबीआई जितने भी नोट छापेगा उस नोट के प्रति उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो नोट को देखे कि कहीं ब्लैक मनी ना करे, गिग इकॉनमी, ब्लैक मनी ना हो जाए, या जो है कि उसका दुरुपयोग ना हो। इसलिए वो सारी की सारी करेंसी का पूरा डेटा रखता है। तो आरबीआई की संपूर्ण देता अर्थात जनता के मध्य संचरित जो मुद्रा सप्लाई थी, मनी सप्लाई जो हमने यहाँ पढ़ा, वहीं आरबीआई के पास सीआरआर जो है, और वहीं आरबीआई के पास सरकार की जमा राशियाँ और रिजर्व कोष। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये हाई पावर मनी है। ठीक है, आप लोग चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। मैं जब तक पानी पीता हूँ। चलिए हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे मुद्रा क्या होती है, मुद्रा के कार्य क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ मुद्रा, लीगल मनी किसे कहते हैं, पूर्णकाय, टोकन मनी, फिड्यूसरी मनी, और मनी सप्लाई क्या होती है, और हाई पावर मनी क्या होती है। तो आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, और इसी के साथ हम अब आज का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट करेंगे यहाँ पे, और यहीं से हमारा मनी जो टॉपिक था एक छोटे से लेक्चर के साथ समाप्त होगा। फिर हम नेक्स्ट क्लास में इन्फ्लेशन को पढ़ेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा दोस्तों, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको और भी इंटरेस्टेड करके बनाऊँ, क्योंकि बहुत सारा होता क्या है कि बच्चों को जब इकोनॉमिक्स नहीं आती है तो बहुत लोग कहते हैं यार कि इकोनॉमिक्स बहुत टफ है, क्योंकि इसमें बहुत टेम्परामेंट लगाने पड़ते हैं। लेकिन अगर मेरे से पूछा जाए तो इकोनॉमिक्स बहुत आसान भाषा में समझने वाला टॉपिक है। इसके वर्ड जरूर क्लिष्ट होते हैं, थोड़े जटिल होते हैं, लेकिन अगर वर्ड की या शब्दों की समझ अगर आपकी हो जाती है तो आप बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत डायनामिक सब्जेक्ट है। अगर आप इसको रटोगे इतिहास की तरह या भूगोल की तरह तो रट नहीं पाओगे, लेकिन डायनामिक सब्जेक्ट है, यानी दिन प्रतिदिन इसमें परिवर्तन होता रहता है, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो हमेशा सेम रहते हैं। अब कोई ये नहीं कह सकता कि लीगल टेंडर मनी आज है कल नहीं रहेगी। भाई लीगल टेंडर मनी हमेशा विधि के अनुसार ही जारी होगी, कभी तानाशाही से जारी नहीं की जा सकती है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स को मैं पढ़ाते हुए कोशिश करूंगा कि आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाते हुए आपको इंटरेस्ट पैदा करूं। देखिए, जब किसी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट बन जाता है तो आपको वो सब्जेक्ट आसान लगता है। हम क्यों कहते हैं कि हम पेपर सॉल्व करने बैठते हैं और हमें ये क्वेश्चन आ रहे थे, ये क्वेश्चन कठिन लग रहे थे, ये हम तभी तक कहते हैं जब हम उस क्वेश्चन को पढ़े नहीं होते हैं या हमें वो क्वेश्चन नहीं आ रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही वो क्वेश्चन हमें आने लगते हैं तो सामान्यतः हम उनको भी क्या कहते हैं कि यार ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन थे। सेम उसी तरह इकोनॉमिक्स का भी है। जब तक आप नहीं पढ़ते हैं तब तक आपको लगता है बहुत टफ है, लेकिन जब पढ़ना शुरू करते हैं और अच्छी तरीके से समझ में आने लगता है तो आप कहोगे बहुत ईजी हो गया। आइए अब हम अगले बात करते हैं, M1 की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने 4 मनी लिखी हैं जिसको मनी के रूप में डिनोट किया जाता है, M1, M2, M3, M4। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये 4 मनियाँ हैं जो जितनी भी मनी ये हमने अभी यहाँ पे पढ़ी, मनी सप्लाई, हाई पावर मनी, इसी को डिवाइड किया गया कि कौन सी मनी किस श्रेणी में रखी जाएगी। अगर हम M1 की बात करते हैं तो जनता के पास मुद्रा, अर्थात ये किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है मनी सप्लाई की। किसकी बात कर रहा है दोस्तों, ये बात कर रहा है मनी सप्लाई की। और बैंकिंग प्रणाली में जो मांग जमा अर्थात डिमांड डिपॉजिट। अब ये डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, मैंने आपको बताया है पिछली कक्षाओं में कि डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है जो पैसा आप जमा करते हैं बैंक में और उसको इस शर्त पे जमा करते हैं कि मैं जब चाहूँगा तब अपना पैसा आपसे
वापस ले सकता हूँ, चाहे वो एटीएम के थ्रू आप पैसा निकाल लीजिए या फिर बैंक में जाके पैसा निकाल लीजिए। बैंक ये नहीं कहेगी कि भाई आप अपना पैसा नहीं निकाल सकते, हम आपको पैसा नहीं दे सकते। और साथ ही साथ आरबीआई के पास सीआरआर। तो हमने M1 मुद्रा में क्या क्या शामिल किया, जनता के पास जो मुद्रा थी, और जनता में हमने पहले ही बताया कि आरबीआई और गवर्नमेंट शामिल नहीं होती है, इसी को मनी सप्लाई भी कहते हैं। साथ ही साथ बैंकिंग प्रणाली में जो डिमांड डिपॉजिट है हमारे पास, जैसे मान लीजिए आज मेरे पास मात्र 550 रुपये हैं फॉर एग्जांपल, और मेरे अकाउंट में करीब 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, जनता, मैं इस समय यहाँ पे हूँ ना, मेरे पास 550 रुपये यहाँ पे हैं, लेकिन मेरे खाते में करीब कितने रुपए हैं, 1 लाख रुपए यहाँ भी है। तो टोटल मुद्रा कितनी हो गई, इसको भी ऐड करूँगा, इसको भी ऐड करूँगा, और साथ ही साथ मेरे ही पैसे में से बैंक ने अपनी सीआरआर भी जमा की है आरबीआई के पास। तो ये टोटल का टोटल क्या हो गया, M1 मुद्रा हो गई। क्लियर दोस्तों। अब ज़रा M2 पे आइए, तो इसमें हम M1 को शामिल कर लेते हैं, यानी ये पूरी की पूरी प्रणाली इसमें शामिल होगी। वहीं डाकघर में जो बचत जमा होती है, और आपको पता है कि बचत जमा बहुत ज़्यादा नहीं होती है डाकघर में, उसकी भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, इसलिए हम सामान्यतः बैंकों में ज़्यादा प्रीफर करते हैं। लेकिन आजकल क्या है, अब तो मोदी सरकार के द्वारा पोस्ट ऑफिस को भी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक बना दिया गया है। इसके ऊपर भी मैंने एक लेक्चर डाला था पिछली कक्षाओं, मुझे याद है, आप लोग वहाँ भी देख सकते हैं। बहुत अच्छे से मैंने लगभग 15 से 20 मिनट में पूरा जो डाकघर को जो बैंक बना दिया गया इस समय, उसके क्या बेनिफिट्स होंगे, इसके क्या प्रॉन्स और कॉन्स होंगे, ये सारी चर्चा हमने उसमें की है। आइए फिर हम M3 की बात करेंगे। तो इसमें भी हमने M1 को शामिल किया, लेकिन बैंकिंग प्रणाली में समय जमा यानी कि TD, टाइम डिपॉजिट। अब टाइम डिपॉजिट भी एक होता है फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में, एक होता है रिकरिंग डिपॉजिट के रूप में, यानी एक होता है FD और एक होता है RD। अब ये भी हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ रखा है कि FD क्या होती है और RD क्या होती है। सामान्यतः इसको एक बार में जमा करते हैं और इसको जो है कि एक टाइम टू टाइम जमा करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, इसको टाइम टू टाइम इसको जमा करते रहते हैं और इसको एक ही बार में जमा कर देते हैं। तो M1 हो गया बैंकिंग प्रणाली में समय जमा, ठीक। वहीं M4 की बात करेंगे तो इसमें वो M3 यूज कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, M1 में हमने ऑलरेडी डिमांड डिपॉजिट ले लिया है, टाइम डिपॉजिट रह गया था। देखिए जनता के पास मुद्रा, मेरे पास ये केवल 500 550 रुपये है आज, तो ये मैंने यूज कर लिया। वहीं मैं बता रहा हूँ कि डिमांड डिपॉजिट मेरे खाते में मान लीजिए 1 लाख रुपये और हैं, ठीक है, 1 लाख रुपए। और साथ ही साथ M3 में आते ही M1 में हमने ये भी जोड़ लिया कि M3 में कि हमने TD भी ले ली, यानी मेरे खाते में अगर मैंने कोई FD करा रखी हो 2 लाख की, तो टोटल मेरा मनी कितना हो गया, 2 लाख, एक 3 लाख, और जो इस समय मेरे पास 500 रुपये है, 3,500,000 रुपये है मेरे पास। तो हमने देखा M1 में मैंने इसको ऐड कर लिया, M3 में मैंने टाइम डिपॉजिट भी ऐड कर लिया, तो मेरी सारी करेंसी जो है कि ऐड हो गई हैं। तो इस तरीके से हमने M3 में M1 और ये सारी चीज़। जैसे ही हम M4 में आते हैं तो M3 आ गया, यानी M3 का मतलब ये सारी चीज़ हो गई। M1 में हमने टाइम डिमांड डिपॉजिट ले लिया, जनता के पास ले लिया, और साथ ही साथ TD भी ले लिया, टाइम डिपॉजिट भी ले लिया। अब M3 के साथ साथ जो डाकघर के पास समस्त जमा होती है, समस्त जमा का मतलब फिर चाहे आपने बचत जमा के रूप में किया हो या किसी भी रूप में किया हो या योजना के रूप में, बीमा के रूप में, जिस भी प्रकार से आपने समस्त रूप से जमा की है उसको भी हम ऐड कर लेते हैं। लेकिन सामान्यतः लोग इसमें नहीं जमा करते, सामान्यतः इसमें जमा करते हैं क्योंकि प्रॉफिट इसमें ज़्यादा मिलता है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा M4 में हम राष्ट्रीय बचत पत्र को छोड़ देते हैं। राष्ट्रीय बचत पत्र का मतलब ही होता है कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है, क्योंकि गवर्नमेंट को हम जनता में शामिल नहीं करते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पहले ही बताया कि जनता में आरबीआई और गवर्नमेंट शामिल नहीं होती है, इसीलिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी को हम इसमें शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो है कि जनता में शामिल हो जाती है। और मनी की जब हम बात कर रहे हैं तो समानता मनी सप्लाई की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने आरबीआई और गवर्नमेंट को शामिल नहीं किया है। अब आप कहोगे सर आरबीआई को तो आपने यहाँ शामिल कर लिया, लेकिन दोस्तों ये सीआरआर तो जो है कि मुख्य रूप से है तो बैंक का ही पैसा, भाई आप चाहे रखो चाहे ना रखो, आरबीआई का ओरिजिनल पैसा तो नहीं है ना, क्योंकि आरबीआई का ओरिजिनल पैसा या तो रिजर्व कोष हो जाता है या समस्त जमा राशियाँ हो जाती हैं, इसीलिए सीआरआर हम बैंक का ही मान के काउंट कर लेते हैं। और लास्ट में अगर आपसे वनडे कंपटीशन में कभी कभी पूछ देता है, ये आपको ऑप्शन दे देगा कि M1, M2, M3, M4। अब पूछेगा इन 4 ऑप्शन में आप बताइए कि कौन आपकी संकीर्ण मुद्रा है और कौन आपकी व्यापक मुद्रा है। संकीर्ण मुद्रा क्यों दोस्तों, क्योंकि इसमें केवल जनता के पास यूज किया जा रहा है और डिमांड डिपॉजिट ऐड किया गया और सीआरआर, लेकिन इसमें टाइम डिपॉजिट ऐड नहीं किया गया है, क्योंकि डिमांड डिपॉजिट से भी ज़्यादा रुपए आजकल
जो है कि टाइम डिपॉजिट में होता है, लोग फिक्स करके रखते हैं। तो M1 को हमने संकीर्ण मुद्रा इसलिए कहा क्योंकि इसमें डिमांड डिपॉजिट है और जनता के पास वाली मुद्रा है, लेकिन टाइम डिपॉजिट नहीं है इसमें। लेकिन M4 और अगर हम M3 की बात करते हैं तो M3 में दोस्तों हमने M1 की सारी कंडीशन अप्लाई की और टाइम डिपॉजिट को भी ऐड कर लिया, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, व्यापक मुद्रा। अगर हम देखें तो M1 और M2 को हम सामान्यतः क्या कहते हैं, संकीर्ण मुद्रा कहते हैं, ठीक है। लेकिन M3 और M4 को हम जो है कि व्यापक मुद्रा कहते हैं। लेकिन अगर जब एक एक मुद्रा की बात होती है तो हम M1 को ही केवल लेते हैं संकीर्ण में और M3 को लेते हैं व्यापक में, क्योंकि डाकघर में यहाँ पे भी रोल बहुत कम है डाकघर का और यहाँ पे भी रोल बहुत कम है। तो सामान्यतः व्यापक मुद्रा में M3 कहते हैं और M1 को हम कहते हैं संकीर्ण मुद्रा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को शेयर करके सब्सक्राइब भी कीजिएगा और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कीजिएगा, जिससे वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। और आप हमारे इस प्लेटफॉर्म से यूपीएससी के साथ साथ स्टेट पीएससी, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपी जो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आ रही है और मैथ्स की क्लासें और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज जो हमारे चैनल से चलाई जा रही हैं, इन सब का भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोगों ने मनी ख़त्म कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट क्लास होगा इन्फ्लेशन, जो आजकल आलू प्याज पे बहुत महंगाई बढ़ रही है और आप कहते हैं महंगाई महंगाई, तो इसका भी हम रीजन समझेंगे कि क्यों महंगाई बढ़ रही है और महंगाई पे कैसे कंट्रोल किया जाए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।